नमस्कार। एंड्रोमेडा कैंसर हॉस्पिटल के कैंसर अवेयरनेस रिलेटेड यूट्यूब चैनल में आप सबका फिर स्वागत है। मैं डॉक्टर अरुण कुमार गोयल यहाँ सर्जिकल ऑन्कोलॉजी विभाग में चेयरमैन हूँ और हमारे साथ हैं डॉक्टर वैशाली जामरे हु इज़ द हेड ऑफ एंड्रोमेडा ब्रेस्ट कैंसर सेंटर एंड इज़ अ लीडिंग ब्रेस्ट सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट। ब्रेस्ट कैंसर के बारे में जितना भी हम बात करते हैं वो कम है, इतने सारे इश्यूज होते हैं। तो आज हम जो एक इशू जिसको थोड़ा हाईलाइट करना चाह रहे हैं, टाइम टू टाइम कई बार हम आर्टिकल्स भी देखते हैं कि एक बड़ा ब्रेस्ट ट्यूमर है जिसका ऑपरेशन किया गया, टोटल ब्रेस्ट को रिमूव किया गया। तो इसके बारे में मैं चाहूँगा डॉक्टर वैशाली से ये कि ब्रेस्ट कैंसर के मैनेजमेंट में टोटल ब्रेस्ट का रिमूवल कितना इम्पोर्टेंट है और क्या ये ज़रूरी है, क्या ये अच्छा है। तो सबसे पहली बात तो ये कि हम ये बात करते हैं, जैसे हम लोग जानते हैं कि पिछले 100 साल में मैस्टेक्टमी पहले एक डोमिनेंट ट्रीटमेंट था। तो मैस्टेक्टमी या टोटल ब्रेस्ट रिमूवल, इसका पेशेंट के ऊपर क्या असर पड़ता है, या इज इट गुड फॉर द पेशेंट, पेशेंट को ये कंफर्टेबल रहते हैं इसके बाद? नहीं, डेफिनेटली मैस्टेक्टमी यानी एक स्तन पूरा निकालने की सर्जरी, उसका असर ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट्स पे बहुत लंबे समय तक बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। ब्रेस्ट ये एक महिला के पूरा बॉडी इमेज का एक बहुत अहम हिस्सा है। सो अगर एक स्तन निकाल दिया गया किसी कारण से, तो इट बिकम्स अ कांस्टेंट रिमाइंडर ऑफ डिजीज फॉर दैट पेशेंट ऑन अ डे टू डे बेसिस, और उसकी वजह से उनके साइकोलॉजी पे या मेंटल हेल्थ पे बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। तो जो हम लोग बात कर रहे हैं कि ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स, एक्चुअली किस टाइप के साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स होते हैं? सो ये जो साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स होते हैं ये मल्टी प्रॉन्ग्ड होते हैं, क्योंकि एक स्तन निकलने के बाद उनको डे टू डे लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट की जो रूटीन वो कपड़े पहनती है वो कंफर्टेबली पहनने में उनको प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ब्रा ढंग से वो नहीं पहन पाती। जैसे कपड़े वो पहन के काम पे या सोसाइटी में इंटरैक्ट करना चाहती है, उसमें उनको बाधा आती है। मोर ओवर जिस साइड में ब्रेस्ट निकल गया है उस वहाँ पे भी शोल्डर के डिसफंक्शन की वजह से या शोल्डर स्टिफनेस की वजह से रूटीन जो काम करने में जो एक कंफर्ट होना चाहिए, जो इजीनेस होनी चाहिए, वो करने में उनको दिक्कत आती है। देन पर्सनल लेवल पे हर सेक्सुअल इंटरैक्शंस विथ हर स्पाउस कैन बी अ प्रॉब्लम। सो ऑल ऑफ दीज लीड टू क्रॉनिक डिप्रेशन, और पेशेंट्स को डे टू डे इसमें काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है मैस्टेक्टमी के बाद। जैसा हमने सुना, ये काफ़ी महिलाओं में एंजाइटी, डिप्रेशन, ये काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम्स हैं, और मैस्टेक्टमी के बाद ये डिप्रेशन की प्रॉब्लम काफ़ी लंबे समय तक परसिस्ट कर सकती है। आई हैव पर्सनली सीन कि women have given up on their work or employment after having a mastectomy. Some women actually we have seen broken marriages, यानी जो है विवाह टूट जाता है just because जो दोनों साइड से होता है। जो लेडी है वो अपनी बॉडी इमेज को लेकर एक नेगेटिव माइंडसेट में रहती है, और हस्बैंड के लिए भी उसकी जो एक बॉडी इमेज को लेकर के एक पॉजिटिविटी है वो खत्म होने लगती है। तो देयर हैव बीन ब्रोकन मैरिजेस आल्सो। सो आज के दिन अगर हम ब्रेस्ट कैंसर का ट्रीटमेंट बिना ब्रेस्ट को पूरा निकाले या बिना मैस्टेक्टमी के कर सकते हैं, तो वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो अब हम फर्दर बातें इसी डायरेक्शन में करना चाहेंगे। सो डॉक्टर वैशाली, मतलब ब्रेस्ट कैंसर के कितने पेशेंट्स को आज के दिन आप बिना मैस्टेक्टमी के ट्रीट कर सकते हैं, और उसमें हमें क्या ऑप्शन से कैसे करना होता है? ब्रेस्ट कैंसर रिलेटेड अवेयरनेस डेफिनेटली हमारे सोसाइटी में बढ़ रही है और बढ़ गई भी है।
उसकी वजह से पहले हम बहुत एडवांस स्टेजेस के कैंसर्स देखते थे, आजकल वैसा नहीं रहा है। ये एक अच्छी बात है कि इवन इन स्टेज 1 और 2 और 3 में भी हम पेशेंट्स देख रहे हैं। सो अगर मेरी क्लिनिकल प्रैक्टिस की अगर हम बात करें तो लगभग 25 से 30% पेशेंट्स को ही मैस्टेक्टमी की जरूरत पड़ती है। रिमेनिंग 65 to 70% ऑफ द पेशेंट्स कैन बी वेरी वेल मैनेज्ड विथ ब्रेस्ट कंजर्वेशन ट्रीटमेंट। तो ये जो ब्रेस्ट कंजर्वेशन है, क्या सारे पेशेंट्स में डे 1 पे जब आप देखते हो आपको लगता है कि स्ट्रेट अवे आप ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी कर सकते हो, या कुछ और चीजें इसमें चाहिए होती हैं? अगर बहुत अर्ली स्टेज में अगर पेशेंट्स आते हैं, यानी ब्रेस्ट का जो ट्यूमर है उसका साइज अगर काफी छोटा है या जो ब्रेस्ट के अंदर एब्नॉर्मेलिटी है वो बहुत लिमिटेड एरिया में है एंड द ब्रेस्ट साइज इज गुड, मतलब जो हम हमारे क्लिनिकल भाषा में कहते हैं ब्रेस्ट टू ट्यूमर रेशियो अगर कंड्यूसिव है तो स्ट्रेट अवे वी कैन प्लान ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी। लेकिन कुछ पेशेंट्स होते हैं ऐसे जिनमें ब्रेस्ट का ट्यूमर जो है वो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है एंड कंपेयर टू द साइज ऑफ द ब्रेस्ट देयर मे बी क्या बोलेंगे, जो ब्रेस्ट और ट्यूमर रेशियो है मे नॉट बी स्ट्रेट अवे सुटेबल फॉर ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी। ऐसे में प्री ऑपरेटिव कीमोथेरेपी या प्री ऑपरेटिव सिस्टमिक ट्रीटमेंट से आप ब्रेस्ट का जो ट्यूमर है उसका साइज छोटा करके भी ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी ऑफर कर सकते हैं। तो डॉक्टर वैशाली, एक तो हमने देखा कि कुछ पेशेंट्स हैं जिनकी डे 1 पे हम लोग ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी कर सकते हैं और कुछ पेशेंट्स को हम ट्रीटमेंट करके ट्यूमर को छोटा करके कर सकते हैं। yes. एक और चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा, एक टर्म आजकल काफी पॉपुलर है, बहुत सुनने में आता है, ऑन्कोप्लास्टिक सर्जरी। करेक्ट। तो यहाँ पे ब्रेस्ट को बचाने में या मैस्टेक्टमी अवॉइड करने में ऑन्कोप्लास्टिक सर्जरी का क्या रोल है? राइट। सो कन्वेंशनली ब्रेस्ट के अंदर ऐसे कुछ लोकेशंस होते थे जहां पे अगर ट्यूमर हो तो स्ट्रेट अवे हम पेशेंट की मैस्टेक्टमी ही करते थे। स्पेशली अगर ट्यूमर सेंट्रल एरिया में है यानी निपल एरियोला के पीछे है या जो ब्रेस्ट का अपर इनर क्वाड्रेंट बोला जाता है यानी जो ब्रेस्ट का क्लीवेज होता है उसके अगर नजदीक ट्यूमर है या ऐसे लोकेशन में है जहां पे अगर ब्रेस्ट ट्यूमर ही केवल अगर निकालते हैं तो ब्रेस्ट में काफी हद तक डिफॉर्मिटी हो सकती है। ऐसे मरीजों में पहले, आज से एक डिकेड पहले हम लोग स्ट्रेट अवे पेशेंट को मैस्टेक्टमी की सलाह देते थे। लेकिन ऑन्कोप्लास्टिक ब्रेस्ट सर्जरी की जो टेक्निक्स पिछले 2 दशकों में जो डेवलप हुई है उन टेक्निक्स की वजह से ऐसे ऑकवर्ड पोजीशंस में भी अगर ट्यूमर का लोकेशन है तो भी आप ऐसे टेक्निक्स का यूज करके पेशेंट को ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी ऑफर कर सकते हैं। तो मैं फिर से एक बार रिपीट करना चाहूँगा कि जो ऑन्कोप्लास्टिक सर्जरी है, आई थिंक ये पहले कभी हम लोगों ने कवर भी किया था, ये एक कॉम्बिनेशन है कैंसर ट्रीटमेंट के प्रिंसिपल्स का और प्लास्टिक सर्जरी के प्रिंसिपल्स का। तो ये दोनों प्रिंसिपल्स को जब कंबाइन करके हम ट्रीट करते हैं तो ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी ज़्यादा मरीजों में संभव है और उसके जो कॉस्मेटिक और एस्थेटिक आउटकम्स होते हैं वो बेटर होते हैं। ऑन्कोप्लास्टिक सर्जरी से कभी भी पेशेंट की आउटकम किसी भी तरह से कंप्रोमाइज नहीं होती। दैट मीन्स कैंसर ट्रीटमेंट इज ऑलवेज ए प्रायोरिटी, बट देर आर मेनी पेशेंट्स जिसमें ऑन्कोप्लास्टिक सर्जरी के थ्रू ब्रेस्ट को सेव किया जा सकता है। और ये ऑन्कोप्लास्टिक सर्जरी एक ऐसी स्किल है जो करंट एरा में जो ब्रेस्ट स्पेशलिस्ट सर्जन्स हैं वो सब इस फील्ड में ट्रेंड होते हैं एंड दे आर एबल टू ऑफर अ लॉट टू द पेशेंट जो एक जनरल नॉन ब्रेस्ट स्पेशलिस्ट नहीं ऑफर कर पाता है। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि हर किसी को ये अवेयरनेस होनी चाहिए कि आज क्या पॉसिबल है ब्रेस्ट कैंसर ट्रीटमेंट में और वो कहाँ पे उसको मिल सकता है। तो डॉक्टर वैशाली, एक चीज और, जैसे हम लोगों ने बात की थी नियो एडजुवेंट थेरेपी की। Correct. तो ये नियो एडजुवेंट थेरेपी किस केस में और आप कैसे डिसाइड करते हैं कि हमें देना है? राइट। सो नियो एडजुवेंट थेरेपी यानी सर्जरी के पहले जो दी जाने वाली ट्रीटमेंट होती है उसको किस पेशेंट का बेनिफिट होगा ये पता करने के लिए हमें
एक तो पेशेंट की जो ब्रेस्ट कैंसर की जो बायोप्सी होती है उसी के ऊपर कुछ एडिशनल हम मार्कर टेस्टिंग करते हैं, रिसेप्टर स्टडी कहते हैं, जिसको कहते हैं इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री। सो जिन ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट्स का जो ब्रेस्ट कैंसर का सब टाइप अगर ट्रिपल नेगेटिव है या HER2 पॉजिटिव अगर कैंसर है, तो ऐसे पेशेंट्स में हमारी एक्सपेक्टेशन होती है कि न्यू एडजुवेंट थेरेपी विल डेफिनेटली बेनिफिट देम बेटर। सो इसके दो फायदे होते हैं। एक तो सर्जरी के पहले यानी ट्यूमर जब ब्रेस्ट के अंदर है, अगर आप कीमोथेरेपी या सिस्टमिक थेरेपी की शुरुआत करते हैं तो वेदर दैट सिस्टमिक थेरेपी इज इफेक्टिव इन दैट पर्टिकुलर पेशेंट, इसका पता चल सकता है। दूसरा, ट्यूमर का साइज छोटा होने में डेफिनेटली इन ट्रीटमेंट्स की मदद मिलती है। सो जिसकी वजह से अगर पेशेंट्स शुरुआत में एट द टाइम ऑफ डायग्नोसिस अगर ब्रेस्ट कंजर्वेशन के लिए सूटेबल ना हो, तो यू कैन मेक देम सूटेबल फॉर ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी। तो फ्रेंड्स, ये जो डॉक्टर वैशाली ने अभी बताया, आई थिंक इस आंसर में 3-4 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनको मैं एक बार फिर से हाईलाइट करना चाहूँगा। पहली चीज़ ये है कि आज के दिन ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट में डायग्नोसिस के लिए बायोप्सी एक ज़रूरी टेस्ट है, जिसे हम लोग बोलते हैं इमेज गाइडेड कोर नीडल बायोप्सी। ज़्यादातर केस में वो अल्ट्रासाउंड गाइडेंस में होती है, लेकिन कभी कभी मैमोग्राफी या MRI गाइडेंस में हो सकती है। फिर कोर नीडल बायोप्सी के साथ में इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री टेस्ट कराना भी ज़रूरी है, और वो कोई भी इलाज करने के पहले। ये टेस्ट करने के बाद हमें ये कंफर्म हो जाता है कैंसर है, बेसिक टाइप ऑफ कैंसर डक्टल है, लोबुलर है या कोई और टाइप का है। और दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो आजकल है ब्रेस्ट कैंसर की बायोलॉजी का, जिसमें डॉक्टर वैशाली ने हाईलाइट किया ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर या HER2 ब्रेस्ट कैंसर। इसके अलावा जो दूसरे ब्रेस्ट कैंसर होते हैं जो ल्यूमिनल या हार्मोनल रिसेप्टर पॉजिटिव होते हैं। तो इसमें से जो ट्रिपल नेगेटिव और HER2 हैं, इसमें कीमोथेरेपी से या कीमो प्लस टारगेटेड थेरेपी से बहुत अच्छे रिस्पॉन्सेज आते हैं, जो कंजर्वेशन में भी हेल्प करते हैं। और उसके अलावा पेशेंट के जो ड्रग ट्रीटमेंट है उसमें कई बार हम लोग रेस्पॉन्स के बेसिस पे ट्रीटमेंट मॉडिफाई करते हैं, जिससे उनकी ओवरऑल आउटकम काफ़ी बेटर हो सकती है। तो इसके अलावा डॉक्टर वैशाली, हमने जो बात की न्यू एडजुवेंट थेरेपी की, तो नॉर्मली ये न्यू एडजुवेंट थेरेपी कितने दिन चलता है और उसमें फिर हम जज कैसे करते हैं कि पेशेंट को क्या फ़ायदा हो रहा है? करेक्ट। सो ये ट्रीटमेंट शुरू करने के पहले डेफिनेटली जो ट्यूमर का एक्सटेंट है या जो डिजीज का एक्सटेंट है उसका एक अप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंटेशन होना बहुत ज़रूरी होता है। एंड एज अ सर्जन मैं हमेशा सलाह देती हूँ कि जो एक्सटेंट ऑफ द डिजीज है उसको पेन से मार्कर पेन से मार्क करके हम पेशेंट के कंसेंट के साथ उसके क्लिनिकल फोटोग्राफ्स लेते हैं, क्योंकि ट्रीटमेंट के दौरान जब हम पेशेंट की मॉनिटरिंग करते हैं तो ट्यूमर कितना श्रिंक हो रहा है, ये जो डॉक्यूमेंटेशन एंड दिस क्लिनिकल फोटोग्राफ्स हेल्प अस टू असेस। ये जो न्यू एडजुवेंट सिस्टमिक थेरेपी होती है ये 4-5 महीने से लेकर 6 महीने तक चल सकती है एट रेगुलर इंटरवल्स। कीमोथेरेपी और टारगेटेड थेरेपी जहां अप्रोप्रिएट है वहां उसका यूज किया जाता है। एंड ड्यूरिंग न्यू एडजुवेंट सिस्टमिक थेरेपी, as a surgeon I would suggest that after every 2 to 3 cycles patients को हम clinically judge करते हैं। उसमें clinical examination is very important, जिससे आप जज कर सकते हो कि ट्यूमर कितना छोटा हो रहा है। एंड इन एडिशन सिंपलेस्ट अल्ट्रासाउंड इमेजिंग ऑल्सो हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग कि शुरुआत का जो ट्यूमर का साइज था वो कितना हुआ है। इन एडिशन टू द रिस्पॉन्स इन द ब्रेस्ट, एक्जिला में जो लिम्फ नोड्स होते हैं उनका भी असेसमेंट आप क्लिनिकली एज वेल एज अल्ट्रासाउंड द्वारा कर सकते हैं। तो डॉक्टर वैशाली, आपने किसी पेशेंट को न्यू एडजुवेंट कीमोथेरेपी, आपने, मेरा मतलब है आपकी टीम में जो मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट ने कीमोथेरेपी दी, पेशेंट को आप फॉलो कर रहे हैं और कीमो खत्म हुई, उस टाइम पे आपने एग्जामिन किया, पेशेंट को कोई ट्यूमर फील नहीं हो रहा, आपने फर्दर टेस्टिंग कराई, पेट सीटी कराया या MRI कराया और कोई ट्यूमर नहीं है, तो ऐसे में क्या हम कह सकते हैं कि पेशेंट को सर्जरी की जरूरत नहीं है? नहीं, एक्चुअली वैसे इस बारे में ट्रायल्स चल रहे हैं, लेकिन सो फार जो भी रिजल्ट्स आए हैं उनमें यही पता चला है कि सर्जरी के बगैर आप एक
पूरा जड़ से ठीक करने वाला ब्रेस्ट कैंसर का ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, या जिनकी सर्जरी नहीं हुई है उनको दोबारा ब्रेस्ट में डिजीज वापस आने का खतरा ज्यादा हुआ है। सो एज ऑफ टुडे आप सर्जरी अवॉइड नहीं कर सकते। लेकिन जैसे आपने कहा कि ट्यूमर फील होना बंद हो जाता है या कोई भी इमेजिंग में वो नहीं दिखता, फिर हम सर्जरी कैसे करें? तो उसके लिए ट्रीटमेंट शुरू करने के पहले, या अगर बहुत बड़ा ट्यूमर है तो शुरू के 1-2 कीमोथेरेपी के बाद हम उसके अंदर, ट्यूमर के अंदर एक रेडियो ओपेक मार्कर क्लिप डाल देते हैं। क्योंकि उसके बाद अगर सपोज पूरा ट्रीटमेंट कीमोथेरेपी खत्म होने के बाद अगर वो ट्यूमर महसूस होना बंद हो गया या अल्ट्रासाउंड में दिखना बंद हो गया, तो वो जो क्लिप है या जो रेडियो ओपेक मार्कर है वो हमें ट्यूमर कहाँ था इसको लोकलाइज करने में मदद करता है। सो यूजुअली अगर ट्यूमर छोटा है तो हम कीमोथेरेपी शुरू करने के पहले ही वो क्लिप डलवा देते हैं, या अगर बहुत बड़ा ट्यूमर है तो वी सी द रिस्पॉन्स कैसा हो रहा है, कितना छोटा हो रहा है, और 2-3 कीमोथेरेपी लगने के बाद अगर वो काफी छोटा रह जाता है तो उसके सेंटर में वो रेडियोपेक मार्कर डाला जाता है। तो डॉक्टर वैशाली, ये जो कंजर्वेशन सर्जरी है, ये जैसे अगर किसी पेशेंट में हेरिडिटरी कैंसर है, उसके मदर को भी कैंसर रहा, उसकी ग्रैंड मदर को कैंसर रहा, हेरिडिटरी केसेस होते हैं, क्या ऐसे केसेस में भी हम लोग कंजर्वेशन ऑफर करते हैं? जिनके फैमिली में 2 या 3 ऐसे मरीज हैं जिनका आइदर ब्रेस्ट या ओवरी या उससे रिलेटेड कैंसर्स के ट्रीटमेंट पहले हो चुका है, उसमें और स्पेशली अगर ट्रिपल नेगेटिव कैंसर है या इंडेक्स पेशेंट में, यानी वो जो पेशेंट जिनका ट्रीटमेंट हो रहा है उनमें अगर कैंसर की डायग्नोसिस बहुत अर्ली एज में हुई है, तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि इनमें कोई जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी हो जिसकी वजह से इनके फैमिली में या उनमें कैंसर हुआ है। सो जैसे हम सिस्टमिक थेरेपी की शुरुआत करते हैं उसी दौरान हम पेशेंट को जेनेटिक टेस्टिंग की भी सलाह देते हैं। सो जेनेटिक टेस्टिंग में जिसको कहते हैं मल्टी जीन पैनल असेसमेंट बाय NGS टेक्निक, जिससे हमें पेशेंट के अंदर कोई हाई रिस्क या मॉडरेट रिस्क ऐसे जीन्स में म्यूटेशन तो नहीं है जिसकी वजह से इनको कैंसर हुआ, इसका पता लगाया जाता है। अगर ये म्यूटेशंस अगर दिखाई भी पड़ते हैं तो भी ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी नहीं कर सकते ऐसा नहीं है, लेकिन उनको पेशेंट को काउंसिल किया जाता है कि अगर सपोज उनमें अगर कोई हाई रिस्क जीन म्यूटेशन पाया जाता है तो उनमें उसी ब्रेस्ट में या दूसरे ब्रेस्ट में नए कैंसर्स फ्यूचर में डेवलप होने की रिस्क आम पॉपुलेशन से ज्यादा हो सकती है। सो इफ द पेशेंट इज विलिंग देन दोनों ब्रेस्ट निकालने की सर्जरी करने की हम सलाह देते हैं, लेकिन उसके लिए पेशेंट की एज बहुत इंपॉर्टेंट होती है या पेशेंट की फैमिली या ब्रेस्ट फीडिंग का फंक्शन उन्हें और फ्यूचर में ज़रूरत है या नहीं है, उसकी हम असेसमेंट कर लेते हैं। इफ़ द पेशेंट इज़ वेरी यंग और पेशेंट इज़ नॉट विलिंग फॉर कंप्लीट रिमूवल ऑफ द ब्रेस्ट या दूसरा ब्रेस्ट निकालने की सर्जरी करने के लिए वो विलिंग नहीं है, तो वी श्योरली कैन ऑफर ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी टू दीज पेशेंट्स ऑल्सो। तो जैसा हमने जाना कि अगर हेरिडिटरी ब्रेस्ट कैंसर की जीन्स भी हैं या हेरिडिटरी फैमिली में हैं तो भी ब्रेस्ट कंजर्वेशन ऑफर किया जा सकता है अगर पेशेंट उसमें इंटरेस्टेड है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो डॉक्टर वैशाली, जो ब्रेस्ट कंजर्वेशन है इनके मरीजों में क्या ये कैंसर वापस आने की रिस्क ज्यादा होती है क्या? सो ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी हैज बीन एक्चुअली फाउंड टू बी इक्वली सेफ। मैस्टेक्टमी के कंपैरिजन में ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी हैज बीन फाउंड टू बी सेफ इन मेनी ट्रायल्स। हाउएवर देयर इज एन इम्पॉर्टेंट कैविएट मैं यहाँ कहूँगी कि जो कैंसर वाला एरिया है अगर आप क्लियर नेगेटिव मार्जिन के साथ अगर निकालते हैं तो ही ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी इज इक्विवेलेंट टू मैस्टेक्टमी। इन एडिशन टू दैट ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी के बाद रेडिएशन थेरेपी इज एन इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ ब्रेस्ट कंजर्वेशन थेरेपी। सो ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी plus radiotherapy gives equivalent results in terms of cancer recurrence या patient का overall survival compared to mastectomy। इसमें मैं कुछ और ऐड करना चाहूँगा। इनफैक्ट देयर हैव बीन कुछ रिसेंट पब्लिकेशंस हैं 3-4 जिसमें ये देखा गया है कि जो पेशेंट ग्रुप है जिनमें ब्रेस्ट कंजर्वेशन हुआ
उनका ओवरऑल सर्वाइवल मैस्टेक्टमी के कंपैरिजन में थोड़ा बेटर है। बेटर। लेकिन क्योंकि ये ट्रायल्स हम लोग बोलते हैं ये एक प्लान्ड रैंडमाइज ट्रायल्स नहीं थे, तो लोग ये कहते हैं कि ये रिजल्ट्स किसी कंफाउंडिंग की वजह से या स्टैटिस्टिकल वेरिएशन हो सकता है। तो ये जरूर क्लियर है कि ब्रेस्ट कंजर्वेशन से कोई नुकसान नहीं है। इफ एनीथिंग द सर्वाइवल में बी बेटर। इट इज पॉसिबल कि जो साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स होते हैं मैस्टेक्टमी के, उनके कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है सर्वाइवल पे। सो एनीवे वी हैव टू वेट फॉर मोर डेटा अबाउट दैट। डॉक्टर वैशाली, एक चीज और कि इट इज पॉसिबल कि जैसे आपने कहा कि रफली 1/3 केसेस होते हैं जिसमें हम शायद कंजर्वेशन नहीं कर सकते। सो अ लेडी जिसको सपोज कंजर्वेशन पॉसिबल नहीं है फॉर वट एवर रीजन, तो ऐसे केस में क्या हम कुछ ऑफर कर सकते हैं पेशेंट को सो दैट शी हैज ए बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ? यस, श्योरली। अगर सपोज किसी पेशेंट का जो ब्रेस्ट कैंसर है वो जिसको हम कहते हैं लोकली एडवांस्ड ब्रेस्ट कैंसर, यानी ब्रेस्ट का ट्यूमर बहुत बड़ा है एक तो, या ब्रेस्ट के जो ऊपर की स्किन है वो भी अगर बीमारी से अफेक्टेड है, या आर्मपिट पे बहुत ज्यादा मैटेड लिम्फ नोड्स है, ऐसे कंडीशन को हम कहते हैं लोकली एडवांस्ड ब्रेस्ट कैंसर। या एक और कंडीशन होती है जिसको हम कहते हैं इन्फ्लेमेटरी ब्रेस्ट कैंसर। ऐसे पेशेंट्स में रिगार्डलेस ऑफ द रिस्पॉन्स टू कीमोथेरेपी यूजुअली ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी करना कभी कभी सेफ नहीं होता। सो ऐसे पेशेंट्स में डेफिनेटली मैस्टेक्टमी की सलाह हम देते हैं। लेकिन जिनकी मैस्टेक्टमी हुई है या होने जा रही है, उनका दोबारा ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन भी करने की ऑप्शन आज हमारे पास है। और ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन की जो ये सर्जरी होती है, इट इज एक्चुअली क्वाइट सेफ एंड उसके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे हो रहे हैं। द रिकंस्ट्रक्शन टेक्निक्स हैव एक्चुअली एडवांस्ड सो मच सो दैट पेशेंट्स कैन हैव सिमेट्रिकल ब्रेस्ट्स इवन आफ्टर लूजिंग one breast to the disease. So friends, again, इन्फ्लेमेटरी ब्रेस्ट कैंसर, लोकली एडवांस ब्रेस्ट कैंसर, और एक और कैटेगरी है जिसे हम लोग कह सकते हैं मल्टी सेंट्रिक ब्रेस्ट कैंसर, शायद जहां पे हम ब्रेस्ट सेव ना कर पाए, लेकिन टोटल ब्रेस्ट रिमूवल के साथ में हम लोग रिकंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। और काफी केसेस में ये रिकंस्ट्रक्शन प्राइमरी सर्जरी के टाइम पे किया जा सकता है, जिसे हम लोग बोलते हैं प्राइमरी रिकंस्ट्रक्शन। कुछ केसेस जिनका पहले मैस्टेक्टमी हो चुका और वो अगर चाहें तो वो बाद में रिकंस्ट्रक्शन करा सकते हैं, जिसे बोलते हैं सेकेंडरी रिकंस्ट्रक्शन। और इससे डेफिनेटली जो है पेशेंट की साइकोलॉजिकल, सोशल, पर्सनल क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत इम्प्रूव हो जाती है। तो एक चीज डेफिनेटली मैं हाईलाइट करना चाहूंगा कि ये जो मॉडर्न ब्रेस्ट कैंसर ट्रीटमेंट है, इसमें जो सारे एलिमेंट्स हैं, ये हाउ डू यू गेट एक्सेस टू इट? सो ये एक कॉम्प्रिहेंसिव फैसिलिटी जहाँ पे कैंसर की सारी ट्रीटमेंट मोडालिटीज अवेलेबल हों, जिसमें सर्जरी का ऑप्शन है, रेडियोथेरेपी का ऑप्शन है, कीमोथेरेपी का ऑप्शन है, इमेज गाइडेड बायोप्सी का ऑप्शन है, लोकलाइजेशन का ऑप्शन है। तो ये, और खास तौर से अगर स्पेशलिस्ट ब्रेस्ट सर्जन्स वहाँ पर अवेलेबल हों, देन यू हैव द बेस्ट चांस टू गेट द बेस्ट पॉसिबल ब्रेस्ट कैंसर ट्रीटमेंट, जो आपको बेस्ट सर्वाइवल देगा। और अगर ज़रूरी नहीं है ब्रेस्ट को सैक्रिफाइस करना, तो ब्रेस्ट को सेव करने का आपको बेस्ट पॉसिबल चांस देगा। सो माय सजेशन इज प्लीज बी अवेयर, ट्राई टू डिटेक्ट ब्रेस्ट कैंसर एज अर्ली एज पॉसिबल एंड टेक द ट्रीटमेंट इन ए comprehensive specialized breast unit. Thank you once again, and if you find the information useful, please like, share, subscribe. Thank you. Thank you.